हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 भूगोल विषय पढ़ रहे थे और उसमें हमारे लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर 13वां लेसन समाप्त हो गया था। नया सिलेबस आने के बाद जो है हमें कुछ अध्याय तो हटा दिए गए हैं, कुछ अध्याय जो हैं वो यथावत रखे गए हैं। जो हटा दिए अध्याय हैं उनको हमने छोड़ते हुए और जो यथावत अध्याय हैं उनमें से एक बार हम देख लेते हैं। ये मानव भूगोल जो है इसके जो पाठ 12 में से 2020-21 में जो विषय भूगोल से चैप्टर हटाए, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर तो हमारे विषय के विषय हैं और जो 5वां चैप्टर है इसको रिमूव किया गया है। ठीक है, इसको हटा दिया, उसको रिमूव के नाम से दिखाया गया है। इसके बाद 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। पढ़ने में तो 5वां पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये रिमूव हो गया है। 10, 11, 12 जो चैप्टर हैं टोटल और 13वां तीनों हम पढ़ चुके हैं। इसमें से 10वां और 10वां हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इसको रिमूव कर दिया तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 11वां लेसन जो इसको रिमूव कर दिया। यहाँ हमने 6ठा लेसन जो है वो छोड़ रखा था और 6ठा लेसन जो है वो हमारे है, इसको रिमूव नहीं किया है, तो आज हम जो है 6ठा लेसन देखेंगे। इसके बाद जो पार्ट बी है हमारा उसको शुरू करेंगे। उसमें वैसे हमारा जो पहला अध्याय है 13वां चैप्टर जो है उधर का वो हो चुका है। अब हमारे 6ठा अध्याय जो है वो है मानव अधिवास, और मानव अधिवास क्या होते हैं इनको हम देखते हैं। चलिए देखो, मानव अधिवास का मतलब होता है कि धरातल के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर मनुष्य जो है जिस प्रकार के अपने आवास या विकसित करके उसमें आवास बनाता है या बस्तियां बनाता है, तो उसे जो है मानव अधिवास के रूप में हम जानते हैं। और मानव अधिवास को जो है हम बस्ती भी कह सकते हैं, या किसी स्थान पर अगर वो रह रहे हैं अपनी कॉलोनी भी हो सकती है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, झाड़ी वगैरह जैसे भी हम शब्द का यूज करें तो वो हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं हम। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित व विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है मानव अधिवास? पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित या विकसित, ठीक है, आवासों के संगठन समूह को अधिवास कहते हैं। और अधिवास को क्या कहा जाता है? मानव बस्ती के नाम से भी अधिवास को कहा जा सकता है, संज्ञा दी जा सकती है। मानव अधिवास जो है साधारणतया स्थायी रूप में बसे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? स्थायी होते हैं। ऐसा तो है ही कि अधिवास को जो है आज यहाँ है और कल उठा के दूसरी जगह लगे। तो मानव अधिवास जो है किस रूप में होते हैं? स्थायी रूप में बसे हुए होते हैं। किंतु कुछ अधिवास अस्थायी भी होते हैं। ठीक है, जिसे हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। चलवासी जो होते हैं घुमक्कड़ प्रकार का जो जीवन जीते हैं वो एक प्रकार से अस्थायी होते हैं। कुछ समय के लिए जो व्यक्ति ऋतु प्रवास करते हैं तो वो अस्थायी प्रवास के अंदर आता है। अस्थायी की श्रेणी में एक चीज ये भी आती है कि हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे शीतकाल में तो लोग कहाँ आ जाते हैं? मैदानों में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर घाटियों में आ जाते हैं। और ग्रीष्म काल में वो कहाँ चले जाते हैं? पर्वतों पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग जो है ऋतु प्रवास भी करते हैं, तो इसे अस्थायी प्रवास की श्रेणी में आते हैं। ये एकाकी और संकुल भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, संकुल मतलब संपूर्ण रूप से भी हो सकता है। आदिवासियों का जो महत्वपूर्ण उपयोग है मानव के निवास के लिए होता है। मानव अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी जो अधिवास हैं इनका उपयोग करता है। जो उसके सामाजिक कार्य होते हैं, समाज से किसी प्रकार के जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर उसके जो आर्थिक कार्य हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के लिए भी जो इसका प्रयोग करता है, अधिवासों का उपयोग करता है। आवास, मकान, घर, निवास स्थान अधिवास की मूल इकाइयाँ होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अधिवास की मूल इकाइयाँ क्या होती है? तो अधिवास की जो इकाइयाँ हैं इसमें आवास, मकान, घर और या निवास स्थान जो भी है इन सबको सम्मिलित किया जाता है। जो एक झोपड़ी या भव्य इमारत भी हो सकती है। एक जो घास फूस होता है उनसे या मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी भी इसके अंदर सम्मिलित होती है आवास में। और अच्छे से अच्छा बना हुआ भव्य इमारत जो होती है, एक अच्छी बंगला भी कह सकते हो आप, कोठी कह सकते हो, जो भी आप करो, महल वगैरह, तो वो भी इसी आवास के अंदर सम्मिलित होते हैं। आदिवास मकानों के समूह होते हैं जो 5 से लेकर सैकड़ों व हजारों मकानों के समूह में हो सकते हैं। किसका समूह होता है? आदिवास मकानों का होता है। ठीक है, निवासियों का नहीं होकर किसका होता है? मकानों का अनुभव होता है, इनका समूह होता है। और इसके अंदर 5 से लेकर सैकड़ों तक जितनी भी अधिकतम हो वो संख्या
हो सकती है। बस्तियां जो है छोटे रूप में विकसित होकर नगरों में, महानगरों में, विराट नगरों में, विश्व नगरों में, मिलियन सिटी का रूप धारण कर सकती है। बस्तियां शुरू के अंदर, जैसे मान लीजिए हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता की भी बात करते हैं तो शुरू में कुछ लोगों ने वहाँ मकान बनाए होंगे, धीरे धीरे उसने सभ्यता का रूप ले लिया। या हम अगर हमारे पास के जयपुर शहर की या मुंबई की अगर बात करें या कोई भी अन्य, तो शुरुआत के अंदर ऐसा तो है ही नहीं कि इतने सारे मकान एक साथ बन गए और इतना बड़ा रूप उसने धारण कर लिया। हम अगर अपने मालपुरा की भी बात करें तो पहले छोटा था। जयपुर की बात करें तो जयपुर केवल जो है जयपुर हेरिटेज के नाम से जैसे जाना जाता है, केवल उस जो चार दीवारी है उस बेड के भीतर था, लेकिन बाद में फैलता फैलता कितना बड़ा हो गया, तो धीरे धीरे जो है एक बस्ती बाद के अंदर नगर का, महानगर का, मेट्रो सिटी का या फिर मिलियन सिटी तक का भी जो है वो रूप धारण कर सकती है। समय के साथ उसका आकार बढ़ता जाता है और धीरे धीरे उसके आकार के बढ़ने के साथ उसकी प्रकृति जो है, जो एक बस्ती के रूप में विकसित हुई थी, वो बाद में मिलियन सिटी तक भी बढ़ जाती है। आवासों के परस्पर संपर्क के लिए पगडंडी, गली, सड़क, नहर, परिवहन आदि जो है होते हैं। आवास में आपस में संपर्क के लिए, एक दूसरे के लिए, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, एक गांव से दूसरे गांव जाना है, तो इनके लिए जो है क्या होती है, पगडंडी। जो एक सड़क मार्ग जो होते हैं, परिवहन के जो साधन होते हैं, उसमें पगडंडी भी हो सकती है, इसमें केवल पैदल यात्री चलता हो, या फिर गली हो सकती है, सकरा मार्ग हो, सड़क हो सकती है पक्की और कच्ची किसी भी प्रकार की, नहर जो होती है ये भी प्राकृतिक जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम जो परिवहन का मार्ग होता है वो नहर होती है। नहर का मतलब ऐसा ही नहीं है केवल पानी की सप्लाई के लिए जो होता है उसे नहर कहते हैं, परिवहन के लिए जिसका भी जो है बनाया जाता है वो नहर होती है। और परिवहन के मार्ग जो है आदि भी होते हैं, मतलब एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए इनका विकास होता है। विडाल डी ला ब्लास जो है भूगोल के, इन्होंने कहा है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। किसका? मानव का। अधिवास से जो संबंध है वो क्या है? अधिवास किसने कहा, किसे कहा है? विडाल डी ला ब्लास के अनुसार कि मानव के द्वारा स्वयं के आवास पर अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो निर्मित संरचना है उसे अधिवास कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या ये परिभाषा दे दी आपको, मान लीजिए इन्वर्टेड कोमा में जो बंद है ये परिभाषा दे दी और आगे लिख दिया उक्त कथन किसका है, ऐसे प्रश्न आते हैं और एक नंबर के लिए ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास जो कि संभवतः के जनक माना गया है, वो क्या है, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि मानव के द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना जो है वो क्या है, अधिवास। क्या है? अधिवास। और ऐसा किसने कहा है? विडाल डी ला ब्लास। में जैसा प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान देना है। आगे चलिए, मानव अधिवासों की जो उत्पत्ति है किस प्रकार हुई? मानव ने अपनी विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण और आखेट की अवस्था को पार कर पशुपालन अवस्था के साथ ही कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो पशुओं की स्वयं की सुरक्षा और अनाज भंडार के लिए उसे स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। प्राचीन काल में सभी मानव जो बस्तियां हैं पशुचारकों एवं कृषकों पर आधारित थी। जनसंख्या बढ़ने और संघर्ष की स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से आवासों की संख्या में वृद्धि हुई। बहुत समय पहले, हजारों वर्ष पहले मैंने आपको एक प्रश्न बताया था और वो प्रश्न था कि कृष्ण ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उसका कुछ लोगों ने तो आंसर दे दिया और कुछ लोग अगर उसका आंसर देना चाहें, बनाना चाहें अपने जिस भी आधार पर, तो यहाँ से कुछ जो है वो चीजें उठा सकते हैं। ठीक है, कि कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किस प्रकार किया, तो वो यहाँ से उठा सकते हैं कि मानव धीरे धीरे उसका जो उसका प्रारंभिक जीवन था वो कहाँ से शुरू हुआ, एकत्रीकरण और आखेट से शुरू हुआ। बाद के अंदर कौन सी अवस्था आई, पशुपालन की, और फिर उसने क्या करना शुरू किया, कृषि कार्य। जब उसने कृषि कार्य शुरू किया अपने अनाज की सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए जो है उसे किसकी आवश्यकता पड़ी, स्थायी आवास की आवश्यकता पड़ी। कब उसकी आवश्यकता पड़ी, जब उसने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। तो कृषि ने क्या दिया, मनुष्य को स्थायित्व दिया। और प्राचीन काल से मानव बस्तियों, पशुचारकों, कृषकों पर ही आधारित थी। यही मूल आधार था प्राचीन काल में जो व्यक्ति थे उनके रोजगार का, और जनसंख्या बढ़ने के साथ ही जो है इनकी स्थिति जो है वो बढ़ती चली गई। तो यहाँ से भी आप उसमें कुछ जो आंसर हैं वो जोड़ सकते हैं। और ऐसा मैंने आपको कब पढ़ाया था, हजारों वर्षों पहले ऐसा पढ़ाया था, ध्यान में है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो वृद्धि होने लगी
लोग अलग अलग दूरियों पर अपने घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे मानव ने विकास किया, उत्पादन में वृद्धि से व्यापार एवं परिवहन का विकास हुआ। तकनीकी विकास और जनसंख्या वृद्धि से गांवों की संख्या में वृद्धि हुई। पुराने गांवों से आकर बढ़ने, पुराने जो गांव हैं उनके आकार बढ़ने से नगरों का विकास परंपरा जो है वो प्रारंभ हुई। वर्तमान से 5000 वर्ष पूर्व मिस्र, सिंधु, दजला, फरात की जो घाटियां हैं इनमें विशाल नगरों की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। ये जो है सिंधु, मिस्र, दजला, फरात की, तो मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात के अंदर जो सभ्यताएं हैं और सिंधु नदी की सभ्यताएं जो है, इन सब का विकास कहाँ हुआ है? नदी घाटियों के पास हुआ है। आज से कितने वर्ष पहले? 5000 वर्ष पूर्व। और ये इसका परिणाम है, जिस प्रकार पुराने गांव के आकार बढ़ने से नगरों का विकास हुआ, उसी प्रकार की जो है ये सभ्यताएं हैं। और यही बात इधर से कि जो नगर से या जो व्यक्ति ने कृषि कार्य, पशुपालन शुरू किया और उससे उसने स्थायी आवास बनाकर रहने लगा नदियों के पास में, तो उसने धीरे धीरे उसमें स्थायित्व आया। और वो स्थायित्व एक दिन जो है किसका रूप लेता है? गांव का रूप लेता है। और गांव का आकार बढ़ने के साथ ही जो है क्या चीजें विकसित हो जाती है? नगरों का विकास जो है वो परंपरागत रूप से प्रारंभ हो जाता है। अब अधिवास की हम बात कर रहे हैं। अधिवास को हम आगे बढ़े तो मानव अधिवास की उत्पत्ति जो है मूलतः अपने निवास के लिए होती है। मनुष्य निवास की उत्पत्ति या उसका निर्माण जरूर किसके लिए करता है? खुद के रहने के लिए ही करता है। इस आधार पर आदिवासियों की जो उत्पत्ति है उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। ठीक है, दो प्रकार के अधिवास आगे, अस्थायी और स्थायी। किसके आधार पर? अधिवासियों की उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अधिवासियों के प्रकार कितने, तो वो पूछ लिया जाता है एक उत्पत्ति के आधार पर प्रकार कौन से हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार हैं, पहला अस्थायी और दूसरा स्थायी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले अस्थायी अधिवास क्या है। देखो, अस्थायी अधिवास का मतलब है कि कुछ समय के लिए, इस प्रकार हमने पढ़ा ऋतु प्रवास, व्यक्ति घूमा कर जीवन जी रहा है और वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो अपने जो इस प्रकार से अस्थायी आवास जो है वो मिट्टी वगैरह से नहीं, जैसे तंबू वगैरह होते हैं, हमारे यहाँ पर भी आते हैं ना कई बार फेरी वाले या कुछ, जो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। जगह जगह पर भी दवा खाने वाले वगैरह बैठते हैं लोग, या फिर सड़क के किनारे हम देखते हैं कुछ लोग हैं फुटकर व्यापारी जो कुछ भी चीज़ें बेच रहे हैं, तो ऐसे कुछ समय के लिए आते हैं, तो उतने समय के लिए वो जो है अपना आवास जो है वो बना लेते हैं। चलिए, ऐसा ही प्राचीन काल में होता था। प्राचीन काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य करना तो बाद में हुआ, पहले पशुपालन था और आखेट करना था। तो ऋतुओं के अनुसार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी वहां जाता था। जिस प्रकार हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर गुर्जर और बकरवाल जाति जो है वो क्या करती है कि जो ग्रीष्म काल में उस समय तो वो पर्वतीय चोटियों पर चली जाती है, क्योंकि जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पे पशुओं के चरने के लिए जो चारा होता है वो समाप्त हो जाता है। और शीतकाल जब आता है तो पर्वत की चोटियों के ऊपर जो बर्फ जम जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं? मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। और मैदानी क्षेत्रों के अंदर उस समय बारिश का मौसम भी होता है थोड़ा बहुत वहाँ पे जो है, और वो घास वगैरह भी होती है, तो उनको जो है उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो वहाँ हो जाती है। इस प्रकार प्रवास करते हैं। ऐसा ही बुशमैन जनजाति के द्वारा होता है। बुशमैन जनजाति जो है अपने शिकार के लिए इधर से उधर घूमती रहती है, तो ऐसा ही वहाँ पर भी होता है। हम अस्थायी अधिवास को देख लेते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा कुछ अधिवास जो है वो शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते हैं। आज के आधुनिक युग में भी नागा जैसे कई जनजातियों द्वारा स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। किसके लिए? एक तो शिकार के लिए, ठीक है, दूसरा मौसम की अनुकूलता के लिए। जैसे अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो उससे पहले अगर हम देखते थे तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हुआ करती थी। शीतकालीन राजधानी तो जम्मू होती थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो क्या होती थी? श्रीनगर होती थी। तो उसी हिसाब से जो ऋतुओं के अनुसार या मौसम के अनुसार जो है वो जलवायु के अनुसार वो उसका परिवर्तन करते रहते थे। मध्य एशिया में स्टेपी मैदान में किर्गिज जनजाति द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबू तथा अस्थायी अधिवास निर्मित किए जाते हैं। एस्किमो लोगों के द्वारा मौसम की अनुकूलता के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ के बने हुए घर होते हैं एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रीनलैंड की जगह में तो वो बने हुए होते हैं। थोड़ा ग्रीष्मकाल में वो रेडियर और सिल्की खाल के अस्थायी आवास होते हैं उन्हें बनाते हैं। शीतकाल में जो इग्लू बनाते हैं वो उसको गर्मी के मौसम में उनको छोड़ देते हैं और वो आगे जो है अस्थायी अधिवास के रूप में रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक जनजातियां जैसे अरब में सहारा में बद्दू रोकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन, अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में बुशमैन द्वारा बनाए गए आवास अस्थायी आवासों के लिए उदाहरण है। राजस्थान में भी मारवाड़ प्रदेश में रेबारी जो ऊंट पालक जाति होती है, मूल रूप से गाय की जाति,
तथा बंजारे पशुचारण हेतु मूल स्थान को छोड़कर प्रवास के दौरान अस्थायी आवास जो है बनाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी अस्थायी आदिवासियों का उपयोग होता है। हम जो इसका डांग क्षेत्र में भी कई सारे जो हम पहले देखते थे, तो अभी तो वर्तमान में तो लगभग इतना रहा नहीं, वरना पहले ग्रीष्मकाल के अंदर जो है चारे की अनुपलब्धता होती थी। तो आज भी वैसे कुछ क्षेत्रों से आते हैं, हमारे जो पाली राजसमंद वाला जो क्षेत्र है, इधर से जोधपुर वाले क्षेत्र से, जो चंबल का मैदानी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अपने पशुओं को चराने के लिए जो चरवाहे होते हैं या रेपारी या जो अन्य जातियाँ होती हैं, वो आपकी जो है डांग क्षेत्र में आती है। तो एक प्रकार से ये भी ऋतु प्रवास है, या ये एक प्रकार से क्या है, अस्थायी प्रवास है। इसके बाद आता है स्थायी प्रवास। तो स्थायी अधिवास जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।